दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम, आदाब और शत श्री अकाल। खुद के वीडियो में लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की कम ग्रोथ देख के लगता है आज के कॉम्पिटिटिव एरा में भी लोगों को जानकारी वाली वीडियो कम, जान और आकार वाली कंपटीशन देखना ज्यादा पसंद आने लगा है। YouTube एक नॉलेज सपोर्ट का सबसे बेस्ट माध्यम रहा है। इसकी मर्यादा को बनाए रखते हुए मैं तो हमेशा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशनल वीडियो या शॉर्ट्स ही डालता रहूंगा, भले ही कुछ ही दोस्तों का सपोर्ट क्यों न रहे। दोस्तों, हमें भारतीय होने का गर्व है कि आज भी हम दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो घूमने या टाइम पास करने के लिए, लेकिन दुनिया के सारे लोग हमारे भारत देश में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जानकारी ही प्राप्त करने के लिए। हैदराबाद शहर की इस टूर में मैंने अपने पिछले वीडियो में मूसा नदी के दक्षिण तट पर दारुल शिफा में स्थित सलारजंग म्यूजियम की 3 विश्व विख्यात चीजों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वरना इस वीडियो में आपको मजा नहीं आएगा। और लगे हाथों लाइक और सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर किसी भी वीडियो का थोड़ा सा भी हिस्सा आपको पसंद आया तो आपके इसी थोड़े से प्रेम के लिए हम अपनी कई दिनों की मेहनत और संघर्ष लगा देते हैं। वैसे तो सालारजंग म्यूजियम को भारत में तीसरे सबसे बड़े म्यूजियम के रूप में गौरव प्राप्त है, लेकिन अपने उन्हीं तीनों यूनिक क्रिएशन की वजह से ये म्यूजियम पूरी दुनिया में मशहूर है। और उनके देश प्रेम की भावना उन्हें विदेशियों को नीचा दिखाने के लिए और अपने देश भारत का सर गर्व से ऊंचा बनाए रखने के लिए सारी दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजों और सारे अनमोल और यूनिक क्रिएशन को इस म्यूजियम में कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए पूरी दुनिया में हाई सैलरीज पर अपने एजेंट्स भिजवाए और इस तरह उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर देश को बहुमूल्य वस्तु से अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस म्यूजियम को सलारजंग तृतीय, जिनका नाम नवाब मीर यूसुफ अली खान ने 1951 में इसकी स्थापना की थी। दरअसल मीर यूसुफ अली खान को 1912 में हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने सलारजंग तृतीय की उपाधि देकर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, लेकिन देश प्रेम की भावना और संस्कृति और कला के तरफ रुझाव के कारण मात्र 2 साल में ही यानी 1914 में प्रधानमंत्री पद त्याग कर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य में लग गए और अपने जीवन के 40 बचे सालों को उन्होंने इसी कार्य में दे दी। और एक समय ऐसा आया जब उनका सपना साकार हुआ, जब सारी दुनिया से लोग भारत घूमने और खास करके इस म्यूजियम में रखी वस्तुओं को देखने आने लगे। और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई यानी इस म्यूजियम को देश को समर्पित कर दिया। सलाम है ऐसे वीरों को जो विभिन्न तरीकों से अपने देश का नाम रोशन किए। किसी ने अपनी जान दी तो किसी ने अपनी इज्जत, किसी ने अपना धन दौलत अर्पित किया तो किसी ने अपना घर और परिवार और किसी ने अपने सपनों का त्याग। ऐसे तो इस म्यूजियम में 39 दीर्घाएं हैं जो 3 इमारतों सेंट्रल ब्लॉक, पूर्वी ब्लॉक मीर लायक अली खान भवन और पश्चिमी भवन मीर तुराब अली खान भवन में 2 मंजिलों पर फैली है। हम लोगों ने सेपरेटली 1, 2, 3, 4 करके ऑर्डरली प्रत्येक रूम को विजिट किया। अगर आपको भी घूमना हो तो ऐसे ही घूमें, वरना सारा दिन निकल जाएगा और कंफ्यूजन में घूम भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रूम ऑर्डरली नहीं है, मिक्स्ड है। रूम नंबर 1 और 2 में काफी रेयर, बेशकीमती और खूबसूरत नक्काशी की हुई कालीन, पर्दे और काफी रेयर मेटल की बनी हुई छोटे से लेकर बड़ी तक स्टैच्यूज, बॉक्सेस, दीवान टेबल, कुर्सी, सोफे और मिरर फ्रेम्स इत्यादि की कलेक्शंस है। हमने एंट्री लेकर घूमना शुरू ही किया था कि 1 घंटा होने को था और
इस म्यूजियम की सबसे अनमोल और अनोखी तीसरी वस्तु में से एक यानी ये मैजिकल क्लॉक की घंटी सुनने का वक्त हो गया और सभी लोग भागते ग्राउंड फ्लोर के इस स्पेस पे पहुंचे। जाने कितने ही सालों से ये घड़ी बिना चाबी, बैटरी या किसी करंट से चलती है। इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि प्रत्येक घंटे में एक बार एक बुड्ढा घड़ी के अंदर निकलकर एक लोहार के सामने घंटियां बजाकर भाग जाता है। इसकी डिटेल्ड एक शॉर्ट वीडियो मैंने बहुत पहले ही पोस्ट किया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नवाब मीर यूसुफ अली खान ने दुनिया की सारी अनमोल और अनोखी वस्तु चाहे जितनी छोटी या बड़ी हो सभी को इस म्यूजियम में रखा और प्रत्येक कलेक्शन की सेगमेंट्स को अलग अलग रूम में रखवाया। अब जैसे इस रूम में दुनिया भर में हाथी के दांतों से बनी सबसे अनोखी चीजों का कलेक्शन है, चाहे जापान हो, चीन हो या थाईलैंड हो। आप देख सकते हैं कि उस समय के उत्कृष्ट कलाकारों ने अपनी संस्कृति और अपने देश की जीवन शैलियों को कैसे हाथी दांत के एक छोटे से पीस पर बना डाला। जैसे नाव खेते हुए मल्लाहे, शायद किसी प्रतियोगिता का दृश्य है। छोटी छोटी कलाकृतियों हो या रंग बिरंगे शतरंज की मोहरे या बड़ी बड़ी कुर्सियां या टेबल, ये सारे हाथियों के दांतों से बनी उस समय की सबसे रेयर और बेशकीमती वस्तुएं हैं। इसके बाद हम पहुंचे इस म्यूजियम के दूसरे सबसे रेयर और फेमस कलाकृति के पास। वैसे तो इस रूम में दुनिया की सबसे अनोखी संगमरमर से बनी स्टैच्यूज हैं, परंतु सबसे खास विल्ड रेबेका की स्टैच्यू है। एक लड़की जो अपनी पारंपरिक दुल्हन की पोशाक में है और उसका चेहरा एक पतले पारदर्शी घूंघट से ढका हुआ है। इसकी नक्काशी ऐसी है, आप यकीन मानिए, आपको अगर किसी ने नहीं बताया तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि पत्थर से ये कैसे बन सकता है। इसकी एक डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर दी है, प्लीज आप उसे जरूर देखिए ताकि आर्टिस्ट एक रियल जादूगर था ये आप भी महसूस कर पाएंगे। इस रूम में रखी लड़ने, मरने या मारने की कैसी कैसी हथियार रखी है, मैनुअल से लेकर ऑटोमेटिक गन तक की रेयर कलेक्शंस हैं। एक उस समय था जब लाखों मर जाते थे और बगल के एरिया वाले को भनक तक नहीं लग पाता था, और एक आज है, एक मरता नहीं है और आवाज से दूसरा भाग जाता है। भले ही आज दुनिया आयरन मैन की सूट देखकर आयरन मैन वर्ड को समझ पाए, हमारे देश में तो वीर योद्धाओं का लिबास ही आयरन सूट था और उस सूट को पहनने वाले नाइट्स कहे जाते थे। इस रूम में तरह तरह की धातुओं की बनी नक्काशी की हुई खूबसूरत और काफी रेयर पानी, शरबत, मदिरा, दवा या किसी भी तरल पदार्थ पीने की सुराही, मग, लोटा, जग और भी बहुत तरह की बर्तनों के साथ साथ फल वगैरह खाने के लिए तस्तरी, कप, कटोरा इत्यादि की रेयर कलेक्शंस हैं। जब हम इस रूम में पहुंचे तो पेंटिंग्स की इस वैश्विक कलेक्शंस को देख हमारे तो होश ही उड़ गए। एंशिएंट पेंटिंग से लेकर कल्चरल पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग से लेकर वाटर कलर पेंटिंग के विश्व के कोने कोने से बने आर्टिस्ट के बेहतरीन आर्ट की गैलरी लगी थी। है।
इसी रूम के ही ठीक दूसरे पार्ट में फेमस आर्टिस्ट एंड पेंटर्स की पेंटिंग्स के साथ साथ लगे नोट्स, ऑटोबायोग्राफी, कोड्स एंड डिटेल्स ने मानो आगे बढ़ते कदमों को घंटों तक ही इसी रूम में रोक लिया हो। रूम नंबर 29। वैसे तो इस रूम में कुछ खास नहीं था, पर मिट्टी और धातुओं से बनी छोटी छोटी आकृतियां उनके जीवन शैली, रहन सहन, खेती गृहस्थी, पालन पोषण, घर परिवार, सर समाज की एक झलक दिखा रही थी कि कैसे लोग एक संयुक्त परिवार में मिलजुल कर मेल मिलाप के साथ खुशी खुशी रहते थे, जबकि जीवन जीने की सुविधा भी नहीं थी उस समय इतना। और एक आज का समय है, एक घर में अगर 3 भाई हैं तो तीनों का अलग परिवार होगा और अलग घर, जबकि इस अत्याधुनिक काल में सुविधाओं की भरमार है। रूम नंबर 29 के बगल में ही रूम नंबर 30 था और ये रूम है वनस्पति और जीव जंतु की गैलरी का। दरअसल इस रूम में पेड़ पौधे, फूल, लताएं, बाग, बागीचे और जंगल को दर्शाया गया है और उस समय के वातावरण और साफ सफाई का हूबहू मॉडल इस रूम में बनाया गया है, जिसमें तरह तरह के पक्षियों, जानवर, कीट पतंगे, सांप और गोजरों की आकृतियां बनाकर उसके बीच भी इंसानों के बसेरों का मॉडल बनाकर दर्शाया गया है कि कैसे उस समय के लोग आदमखोर जानवरों के साथ भी तालमेल बैठाकर रह लेते थे। और एक आज है कि 2 इंसान भी एक साथ रहना पसंद नहीं करते। अरस्तु ने सच ही कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, लेकिन सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए। शायद हम लोग उसकी बातों की गहराई को अब समझ पाए हैं। अगर आप किसी की जरूरत पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अपनों से, समाज से नकार दिए जाएंगे, चाहे आप दिल के कितने ही अच्छे इंसान क्यों न हो। इस म्यूजियम में बच्चों की गैलरी भी है। भले ही आज हमारी एज जो भी हो, पर सच सच बताइएगा, कार्टून की एक झलक तो सबको अच्छी लगती है। काश जादू की कोई सोन परी होती जो फिर से हमें बच्चा बना देती।
वो दादी की कहानी, वो पानी में कागजों की नाव बनाकर बिना उस पर बैठे दूर तलक उसके साथ चलना और उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते रहना, वो शेख चिल्ली की रोचक बातें। एक समय की बात है कि एक राजा था और एक रानी थी। वो तो पता नहीं, पर उस राजा, रानी, शेर, भालू का एहसास करके डर या खुशी का फीलिंग इतना होता था कि अगर कैरेक्टर कहानी में ही मर जाता था तो हम रोने लगते थे। और एक आज है या कोई जख्म से या कोई बीमारी से या मजबूरी से मर रहे हों और अपने खुद के रिश्तेदार तो छोड़िए, भाइयों को भी परवाह नहीं होता। खैर छोड़िए, मैं भी थोड़ा जज्बाती हो गया था। हाँ, तो कहाँ था मैं? बच्चों के रूम में। दोस्तों, इस रूम में जितनी भी हमने बचपन की कहानियां सुनी, वो सब कैरेक्टर्स की मिट्टी और धातुओं की बनी स्टैच्यूज हैं इस रूम में। जैसे सेवेंथ बोनो से लेकर किसान तक, शेख चिल्ली, राजा रानी से लेकर बाकी सब कैरेक्टर्स की। बच्चों की गैलरी के बगल वाले रूम में कुछ कागजों पर लिखी प्रतिलिपियां थी, जो कुछ दस्तावेजों की कलेक्शंस थी। एक नजर देखते हुए फिर हम आगे दूसरे रूम की तरफ बढ़ गए और इस रूम में बेशकीमती धातुओं की बनी जेबर, जेबरात थे और कुछ छोटे छोटे बर्तन भी थे। जेबरात में जितने जेबरात थे सारे जानवरों को सजाने वाली थी, जैसे हाथियों के, घोड़ों के और ऊंट के। इससे ये पता चलता है कि युद्ध में रखे जाने वाले जानवर ताकतवर होने के साथ साथ सुंदर भी दिखने चाहिए थे। इस रूम में हमें देश विदेश की कलेक्टेड खूबसूरत और काफी बारीक हाथों से की गई कारीगरी और कलाकारी वाली कालीन, चटाई, पर्दे और गद्दे दिखे, जो आज के अत्याधुनिक मशीनरी दौर में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आज के सुविधापूर्ण और आरामदायक दुनिया में न वो अब वैसे कारीगर हैं और न ही मेहनती कलाकार। सबको एक ही दिन में करोड़पति बनना है और मॉडर्न आर्ट के नाम पर बस ब्रश उठाया और पोत दिया। न वो कोई कला अब रही और न ही वो कोई कृति ही बन पाई। इस रूम की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। वैसे तो दीवार पर टंगी इस कोई पेपर या मैगजीन की कटिंग की टंगी पोस्टर में इस रूम की रखी चीजों की सारी जानकारी बताती है। दरअसल इस रूम में हाथों से बने सोने, चांदी और बेशकीमती धातुओं और पत्थरों से बनी ऐसी ऐसी छोटी छोटी औजार और वस्तु थे कि समझ में नहीं आया कि इसका इस्तेमाल क्या रहा होगा। ऐसा लगता है ऑपरेशंस करने के लिए भी ब्लेड सोने चांदी के ही होते होंगे। और इसी रूम के बगल वाले रूम में हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल इस रूम में रखी छोटी से छोटी चीज खिलौने के रूप में या बड़ी से बड़ी चीज अलमीरा और दीवान के रूप में, ये सारे बेशकीमती धातुओं और बेशकीमती लकड़ियों से बनी थी और जिस पर हाथों की गई बारीक नक्काशी देख उस समय के लोगों की मेहनत, लगन और कद्र करने वाले भी उस समय में ही रहे थे, ऐसा एहसास होने लगा।
पुराने सिक्कों का कलेक्शन तो हर कोई करता है। आज भी हर किसी के पर्स में कोई पुराना नोट या सिक्का तो जरूर होगा, लेकिन इस रूम में रखी तमाम सिक्के इस म्यूजियम को बनवाने वाले मीर यूसुफ अली खान के द्वारा कलेक्टेड सिक्के थे। और ये आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इनमें से कुछ सिक्के ईसा मसीह के जन्म से भी 250 साल पहले के सिक्के थे। दोस्तों, इस रूम में हमें काफी रेयर धातुओं से बनी छोटी से बड़ी तक की मिक्स्ड चीजें दिखी, जिसमें ज्यादातर संगीत से जुड़ी थी और कुछ वाद्य यंत्र तो काफी रेयर थे, जो पुराने समय के मंगोलिया जैसे जगहों पर मुख के अंदर रखकर सांसों से बजाया जाता था। उसके बाद हम पहुंचे इस रूम में, जहां हमने महंगे और काफी रेयर कुशन से बनी खूबसूरत नक्काशी की हुई नवाब साहब की पर्सनल फर्नीचर्स दिखी। हम तो बस महंगी लकड़ियों में शीशम, सखुआ, सागवान और चंदन को ही जानते थे, पर इस रूम में इतनी महंगी लकड़ियों के नाम देखकर हम हैरान रह गए। चंदन, सखुआ या सागवान कुछ भी नहीं है इनके सामने। वैसे तो ये रूम एग्जीबिशन के लिए नहीं था, क्योंकि इस रूम में मीर साहब और उनकी फैमिली की पर्सनल पियानो और पालकी रखी थी और अंदर जाना भी मना था, पर मैं चुपके आकर एक छोटी सी वीडियो बना ली। दोस्तों, पीछे हमने इस म्यूजियम के विश्व विख्यात होने के कारण बताए और उसकी वजह इस म्यूजियम में रखी 3 अद्भुत क्रिएशन में से 2 को भी दिखाया और बताया भी। और फिर भी आपको इनके बारे में और जानने की इच्छा हो तो ये तीनों पर मैंने सेपरेटली अलग अलग शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक कर देख सकते हैं। ये है तीसरी क्रिएशन, एक बहुमूल्य लकड़ी से बनी स्टैच्यू, जिसमें 2 आकृति हैं और दोनों की पोजीशन, जेंडर और मैसेज अलग अलग हैं। और इसी हॉल की दीवारों पर चारों तरफ महंगी महंगी और रेयर पेंटिंग्स के कलेक्शंस भी टंगे हैं। ग्लास गैलरी, जी हाँ दोस्तों, ग्लास गैलरी, आपने सही सुना। आज जो हम ग्लास मतलब आईना को काफी तुच्छ मानते हैं, लेकिन उस समय ये इतनी खास वस्तु थी कि सिर्फ दौलतमंदों के घर में ही हुआ करती थी। वो कहते हैं ना, गरीबों के लिए ईश्वर है ही नहीं और अमीरों को ईश्वर की जरूरत ही नहीं। दरअसल शीशे में राजा महाराजा, नवाब, बादशाह और उनके परिवार अपनी सुंदरता, अपने लिबास देखा करते थे। और गरीबों का क्या है, वही चूल्हा चौकी, वही मिट्टी गर्दा, तो वो सुंदर बन के करते भी क्या। शायद इसीलिए शीशे का यूज न होने पर और इसके महंगे और नाजुक होने के कारण ये रखने के लिए सोचते भी नहीं थे। और मीर साहब ने भी अंग्रेजों को ये दिखाने के लिए कि हम भारतीय एक देश के नहीं बल्कि कई देशों के इंपोर्टेड मिरर सिर्फ मुंह देखने के लिए ही यूज किया करते हैं, इसके लिए वे सारे दुनिया के जहां जहां ये प्रोडक्शन हुआ करते थे वहां से मंगाकर अपने गैलरी में स्टोर कर लिया। जैसे वेनेटियन ग्लास, फ्रेंच ग्लास, इंग्लिश ग्लास, बोहेमियन ग्लास, इस्तांबुल ग्लास, कैमियो ग्लास, बेल्जियम ग्लासेस इत्यादि। दोस्तों, आज मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में समय बताने की जो सुविधा दी गई है, इससे घड़ी सिर्फ लोगों की एक्स्ट्रा शौक ही बनकर रह गई है, जरूरत नहीं। जैसे दीवार की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए लोग कोई पेंटिंग लगा देते हैं, वैसे ही घड़ी का यूज रह गया है बस आज। और हमारा ध्यान इस कदर घड़ी से हटा है कि आज हम हाथ में महंगी से महंगी घड़ी पहनकर भी समय देखने के लिए जेब से मोबाइल निकाला करते हैं। पर इस रूम में दुनिया भर के देशों से यूनिक और रेयर घड़ियों का भंडार देख लगता है कि समय खुशियों से भरा हो। इसके लिए घड़ियों को भी सुंदर बनाया जाया करता था। सलाम है मीर साहब आपको। ये तो वही बात हुई, किसी ने हमें एक गाड़ी दिखाई और हमने कई शोरूम ही खोल दिए। अंग्रेजों ने जब ये मंजर देखा होगा तो मजा आ गया होगा।
उस समय उनके चेहरे के रंगत को देख के। और इस रूम में हमें चीनी मिट्टी से बने काफी रेयर और रियलिस्टिक आर्टिकल्स की कलेक्शंस दिखी। कुछ तो इतने रियल दिख रहे थे मानो अभी वो बोल पड़ेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सारे आर्टिकल्स पूरे यूरोप की कला और संस्कृति की एक झलक है, जो उस समय के बेहतरीन कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया था। और कलर्स भी ज्यादातर नेचुरल सोर्सेस का प्रयोग करके ही यूज किया गया था। दोस्तों, लैंप्स और झूमरों को ज्यादातर सबने फिल्मों के सेट्स, महलों, हवेलियों जो अब 5 स्टार होटलों में कन्वर्ट हो गए हैं, वहां देखा होगा। पर इस रूम में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे ग्लास और महंगे महंगे पत्थरों का यूज करके बनाए गए लैंप्स और झूमरों की काफी रेयर कलेक्शंस दिखी। इसके बाद अब हम इस रूम की तरफ बढ़े, जिसमें कांसे की बनी दुनिया भर के बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाए गए उनकी काफी उत्कृष्ट कलाकृतियां थी, जिसे मीर साहब ने कलेक्ट किया, जो आज इस म्यूजियम को दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाई हुई है। वैसे तो हमने सारे रूम को घूम लिया, पर इस रूम की बात ही जुदा है। दरअसल ये रूम मर्दों की शान शौकत से जुड़ी थी। दरअसल आज जो बूढ़े और कमजोर लोग सहारे के लिए जिस हाथ छड़ी का प्रयोग करते हैं, उस जमाने में इस छड़ी को राजा, महाराजा, बादशाह या नवाब लोग अपनी शान के लिए हाथ में ये छड़ी रखा करते थे, जिसके लिए देश विदेश के कारीगर भी सुंदर और टिकाऊ एक छड़ी को बनाने में महीनों लगा देते थे। और कुछ छड़ियां तो जरूरत पड़ने पर एक हथियार का रूप भी ले लेती थी। और इस रूम में रखी सारी की सारी उस समय की काफी रेयर और बेशकीमती धातु, लकड़ी और वस्तुओं से बनी छड़ियां हैं। और अंत में हम पहुंचे इस रूम के पास, जिसे बाद में 21/1/2024 में सूची में जोड़ा गया है। और इस रूम में रखी तमाम स्टैच्यूज मार्बल से बनी है और तमाम प्रतिमाएं यूरोपियन कल्चर को दर्शाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा इसे बूस्ट होने में थोड़ा सपोर्ट करें।